रिगार्डिंग द 7 कल्चरल स्टेजेस, तो पहले पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर। उसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वेयर मिलता है, पॉटरी मिलता है, पेंटेड ग्रे होता है। फिर एनपीबीडब्ल्यू, नॉर्दर्न पॉलिश्ड वेयर, एनपीबीडब्ल्यू ब्लैक वेयर। उसके बाद फिर एलिमेंट आ जाते हैं मॉडर्न पीरियड। फिर इंडो ग्रीक बात कर दे, सिंथियन शाकास, आपका कुछ खुरासन और सेंट्रल एशिया से। फिर कुशानाज आएंगे, उसके बाद गुप्ताज आएंगे, फिर हर्षा आएंगे 7th 6th सेंचुरी एडी में। उसके बाद फिर राजपूत किंगडम। उसके बाद फिर इस्लामिक कैलिफेट आ जाएंगे 1200 1100 के आसपास में। तो एक जनरल ट्रेंड हो गया, वही लिखा हुआ है। वहां पर रॉक इंस्क्रिप्शन मिला है, अशोकन सुदर्शन लेक, गिरनर हॉल। वही सुदर्शन लेक है जिनको बिल्ड करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला था अपने गवर्नर को इन दैट रीजन कि आप बनाइए। उसके बाद फिर जो लोकल राजा थे, रुद्रनमन, वो फिर इसको टूट गया था एक बार आज के कारण, फिर वापस से बनाए थे। तो दोनों में इंस्क्रिप्शन है एक तरह से। वडनगर द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी विद इन अ सिंगल फोर्टिफिकेशन अनअर्थ इन सो फार। तो ये फोर्टिफिकेशन मिला है वडनगर, इसको लिख सकते हैं वडनगर। तो इसमें बोला जाता है कि लेटर फेज में भी ऐसा पाया गया, इट इज सजेस्ट दैट कल्चरल कंटिन्यूटी 5500 ईयर्स से है एक तरह से। नेक्स्ट, सेंटर प्लानिंग टू प्रमोट लेस नोन टूरिस्ट अट्रैक्शन। हमेशा इंडिया में बात करते हैं प्रसाद स्कीम कि आप हर एक जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको प्रमोट करेंगे एक पेड से। रामायण टूरिज्म, महाभारत हो गया, या बी आर अम्बेडकर के न्यू बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी पर, गांधीन का हो गया, फिर दरगाह हो गया। तो हर एक का, तो इसमें बात हो रहा है कि क्रिएट लेस नॉन टूरिज्म अट्रैक्शन इन इंडिया। उससे लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लोकल ट्रेडिशन आर्ट कल्चर को प्रमोशन मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल सुल्तानपुर हरियाणा, प्लेसेस ऑफ द मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ऐसा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। तो कैसे किया जा रहा है? तो ओपिनियन मेकर जो ट्विटर में होता है, न्यूज आर्टिकल में होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अक्रॉस इंडिया, उसको बोला जा रहा है कि आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, आप आइए और आप प्रमोट करिए। लोकल को भी, कम्युनिटी को भी सेंसिटाइजेशन होगा। सर्विस प्रोवाइडर, मार्केटिंग ऑफ दैट रीजन, सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रमोट किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का बात किया जाएगा। तो ये वर्सेटाइल क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे passes at 92. पद्म विभूषण प्रभा अत्रे consisted of dozen of घराना, passed away। तो पद्मश्री में 1990 मिला था, 2002 में फिर उनको पद्म भूषण मिला, फिर पद्म विभूषण मिला। और शी वॉज इक्वली प्रोफिशिएंट इन डिफरेंट क्लासिकल जॉनर, ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, गजल, भजन। साइटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द उस्ताद आमिर खान, फाउंडर ऑफ द इंडोर घराना। जैसे घराना की बात है, ग्वालियर घराना, जो भी हाल फिलहाल में इनका डेथ हुआ था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, अगर किसी को पता हो तो वो भी ग्वालियर घराना से बिलोंग करते थे, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। और ये एक इंदौर घराना से, तो घराना एक पार्ट ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक के अंदर पार्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, ताल, राग एक्सेट्रा उसमें है। मुझे प्रभात, उस्ताद राशिद खान। उस्ताद राशिद खान। राशिद खान, वो ग्वालियर घराना से बिलोंग करते थे। तो इनका एग्जांपल ले सकते हैं इन एथिक्स की, एजुकेशनिस्ट थी, शी वॉज ए इंस्पिरेशन टू द पीपल अराउंड। वो क्लासिकल म्यूजिक, डांस, थिएटर को प्रमोट करती थी लोकल्स के में, विमेन एम्पावरमेंट का बात करती थी। ऐसा लिख सकते हो, मराठी थिएटर क्लासिक, नाम इंपॉर्टेंट होता है। अननोन नाम है ना, मतलब अननोन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट, अननोन नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल। एग्जाम्पल कोई नहीं लिखता है, तो इसको एक बार लिख लेना टॉक पे। वर्कर हस्किंग पैडी इन कार्बी अलोंग डिस्ट्रिक्ट, कार्बी अलोंग, असम। Central tribes of Assam earn a livelihood without following the economic model of modern society.
relying on barter system. तो वहाँ barter system आज भी कार्बन लॉन डिस्ट्रिक्ट में दे अर्न हार्ड टू लिव देयर लाइवलीहुड, सोशल नीड, प्रॉफिट स्टेक मॉडल जो है वो एब्सेंट है जनरली। वो आज भी कलेक्टिव और कोऑपरेटिव मेथड से काम करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट में म्यूचुअली डिपेंडेंस अमंग द पीपल। तो बोल सकते हैं कि कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल्स है वो आज भी बार्टर सिस्टम को प्रमोट करते हैं। ये भी एथिक्स में लिख सकते हैं कि ये दिस शोकेसेस द कोऑपरेटिव एटीट्यूड विद इन सोसाइटी, सोशल कोहेशन को प्रमोट करता है, जातियों को तोड़ता है और इंटरडिपेंडेंस को प्रमोट करता है रादर देन इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंट कोई नहीं हो सकता चाहे कैसे भी हो जाए, इंटरडिपेंडेंस हमेशा प्रमोट होना चाहिए, खुद पे भी और बाद में। GS3 GS4 के लिए एग्जाम्पल है, इसको डॉक में डाल दो। इसमें मुझे क्वेश्चन था कौशिक भैया, जब हम बोलते हैं इंक्लूजन ऑफ ट्राइब्स इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, तो एक तो इससे मेन मतलब क्या है, एंड सेकेंडली क्या जो ट्राइब्स है वो एक्चुअली मेन स्ट्रीम में इंक्लूड होना चाहते हैं, क्या उनको आइसोलेशन नहीं चाहिए कि जैसे हमें वैसे ही रहने दो? इसका दो आंसर है। पहली बात है कि जो एक आइलैंड है सिनेली, सिनेली नहीं, एक आइलैंड है इन द अंडमान सी, हाँ। मुझे आई कैन नॉट रिकॉल, दे डोंट वांट टू गेट मेन स्ट्रीम। तो ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आप ऐसे ही रहिए, और वहां पर अलाउ किसी को नहीं किया गया। तो एक चीन हुई थे, कोई एक गए थे अमेरिकन बैप्टिस्ट सोसाइटी से, तो उनको मार दिया हाँ, गया था वहाँ पर। उनको मार दिया था। हाँ जरावा अमेरिकन ट्राइब्स होते हैं, जरावा ट्राइब्स जरावा ट्रेस। तो और सेंटिनल। सेंटिनल आइलैंड, ट्रू, सेंटिनल आइलैंड, तो वहां पर ऐसा किया है, तो वैसे ही प्रमोट कर सकते हैं। डिपेंड करते हैं, ऑटोनॉमी, बॉर्डरली ऑटोनॉमी उनका चॉइस है अपना, डिग्निटी रहे आप रहिए कैसे भी। सेकंड है, अगर वो चाहते हैं जेन्युइनली कि आपको इंटीग्रेट होना है, तब तो प्रोविजन करना चाहिए ना, कि अगर रोड सड़क नहीं बना है वहां पर तो कैसे इंटीग्रेट होंगे। तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द ट्राइबल। अगर ट्राइबल्स खुद चाहते हैं तो सरकार का एक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि आप वहां तक पहुंचाए, गवर्नेंस पहुंचाए, चाहे वो मोबाइल टावर हो। क्योंकि इंटीरियर जगह पे जाओगे तो तीन इंपॉर्टेंट एरिया होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, मोबाइल टावर एंड रोड्स। उसके अलावा सब चीज, एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन भी अब धीरे धीरे पहुंच गई। तो मोबाइल टावर सबसे बेसिक नेसेसिटी हो गया मोबाइल टावर, क्योंकि आप सब चीज मिलता है उसके थ्रू। फिर आपका रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ केयर। एजुकेशन है कि आप स्कूल घर में बता सकते हो, होम स्कूल भी कर सकते हो अगर नहीं ऐसा फैसिलिटी है, लेकिन तीनों अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाता है पूरा। इसलिए हमेशा मॉइस्ट जो होते हैं ना, वे तीनों पर अटैक ज्यादा करते हैं। एजुकेशन भी करते हैं, लेकिन मोबाइल टावर के लिए सीआरपीएफ वाले सही मतलब वीर गति प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ में, मोबाइल टावर के लिए सिर्फ, अगर सुकमा दांतेवाड़ा में। हाँ। विलेज हेल्प इन मेकिंग मीरपुर राइस बैग, तो ये बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो राइस बैग का हस्क है, हम लोग स्टबल बर्निंग की बात करते हैं, तो वहां से भी उठा सकते हैं कि इसको प्लेट बना सकते हैं, स्टबल को यूज करके प्लेट बना सकते हैं, या फिर इसको वीड बना सकते हैं, जो जो हिंदी में भूसा बोलते हैं। इट कैन बी कैटल फीड के लिए बन सकता है, मेकिंग स्ट्रॉ बंडल जैसे फॉर पेकिंग पैकिंग राइस, यही बना सकते हैं। कंप्लेंट्स ऑफ द डीजी यात्रा, इट इज अ iris scan and facial recognition system which makes easy for the traveler, और it can जो पूरा टाइमलाइन है 1 hour 50 minutes का रहता है, 1 hour 30 minutes के आसपास रहता है, वो कम हो जाता है, अब डायरेक्टली चल जाता है। इट स्टेट्स दैट द एयरपोर्ट यूजिंग द बायोमेट्रिक सिस्टम विल अडेयर टू द डेटा प्रोटेक्शन लॉ। BN श्री कृष्णा कमिटी 2018 के अंदर में कमिटी बनाया था ऑन द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बिल। अब वो पास भी हुआ था, लिखा हुआ है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पास हुआ, लेकिन रूल्स येट टू बी फ्रेम्ड। जरूरी नहीं है कि कोई एक्ट पास होता है तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन तभी स्टार्ट होता है जब एग्जीक्यूटिव रूल बनाते हैं। इसलिए सीए पास हो चुका है, ऑलरेडी इट हैज बीन इनैक्टेड, बट द रूल्स हैज नॉट बीन मेड स्टिल नो। और इस साल बोला गया कि बिफोर द इलेक्शन वी विल मेक द रूल्स। तो इसमें वैसे रूल येट टू बी फॉर्म। दिस allows the passenger to experience the Digi Yatra process, understand the appreciate the benefit of seamless and hassle free passenger travel। तो ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, सीमलेस एंड हैसल फ्री। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजिटल प्रोसेसिंग किया जाए, पेपरलेस किया जाए, सीमलेस होगा, जल्दी से आप पूरा कर सकते हो आप, वन डिले नहीं हो सकता। उसके बाद फिर कौन कौन स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर डिजी यात्रा फाउंडेशन में,
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और 5 एयरपोर्ट अथॉरिटी जो अब उन पर इम्प्लीमेंट होता है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची। आप अपना एयर टिकट अपलोड कर सकते हो और फेशियल रिकॉग्निशन होगा, बोर्डिंग पास जरूरत नहीं। इम्प्रूव द ऑपरेशन एफिशिएंसी। इश्यूज क्या है कि डिजी यात्रा बोर्डिंग सिस्टम डेटा प्रोटेक्शन है, ताकि आपका जो आईरिस स्कैन और बाकी सब डेटा लीक नहीं किसी के पास नहीं जाए, कोई और उसको यूज नहीं करे। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ चलेगा, ओवर, ठीक है, कुछ ज्यादा नया नहीं था, बोल सकते हैं। व्हाई इज एविएशन सेफ्टी अंडर स्क्रूटिनी? तो वी डिस्कस 1 week बिफोर कि आवर डीजीसीए शुड लर्न फ्रॉम द जापानीज मॉडल ऑफ द एयर एविएशन सेफ्टी। तो इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बावजूद भी कोई लोग इसमें नहीं मरे। द बर्न आउट जेएल प्लेन एट हनेडा, जो लोग मरे थे ना वो चार्टर प्लेन में मरे थे मोस्टली, इसमें सिर्फ बहुत कम लोग मरे थे। दुखद बात है, लेकिन 200 पैसेंजर को बचाए गए इतने बड़े एक्सीडेंट में। तो ये दिखाता है कि उनका जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है वो अच्छा है। लेकिन और भी एरियाज बात हो रहा है कि नो एयरक्राफ्ट कैन बी मेड 100% फायर प्रूफ, लेकिन उसको सर्वाइवल बढ़ाया जा सकता है। कैसे? तो सीट कुशन का फ्लेमिनिटी को कम किया जा सकता है, स्मोक डिटेक्टर का बात होता है, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, स्मोक एमिशन स्टैंडर्ड, थर्मल इंसुलेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, थर्मल इंसुलेशन किया जा सकता है। फायर फाइटिंग ऑन एयरपोर्ट रेस्क्यू टीम का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल उसको बढ़ाया जा सकता है। बस यही। वही बात की है कि व्हाई हैज साउथ अफ्रीका ड्रैग्ड इजराइल इनटू आईसीजे। आईसीजे प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, हेग, हेग बोलते हैं क्योंकि हेग में नीदरलैंड में। और ऑल्सो टॉक्स अबाउट द जेनोसाइड कन्वेंशन 1948, प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, इसमें लाया गया। बोथ साउथ अफ्रीका इजराइल आर सिग्नेटरी टू द जेनोसाइड कन्वेंशन 1948। और उस समय हुआ था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के समय में जेनोसाइड वर कमिटेड ऑन द जूस पीपल, और इसलिए साउथ अफ्रीका ने वही प्रोविजन को यूज करके इसराइल के ऊपर ये अलेज कर दिया कि दे आर कमिटिंग अ जेनोसाइड इन गाजा। इट वाज फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी टू अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली, एक फैक्ट हो गया, फर्स्ट ट्रीटी है ये यूएन जनरल असेंबली में 1948 में, जेनोसाइड कन्वेंशन। नेवर अगेन, कि वापस से हम कभी भी मास किलिंग नहीं होना चाहिए पीपल का, जैसे होलोकॉस्ट। आर्टिकल 2 विच सेज द जेनोसाइड मींस किलिंग मेंबर, किलिंग है, तो इसलिए बहुत इसको वर्ड को एकदम कॉशियसली यूज करना चाहिए। किलिंग मेंबर ऑफ द नेशनल, रेशियल, एथनिक, रिलीजियस ग्रुप कॉजिंग सीरियस bodily harm members of the group। तो साउथ अफ्रीका बोले 23,000 people have died, 70% of the women and children, क्योंकि वहां स्टारवेशन है, हंगर है, डिहाइड्रेशन है के कारण। और मैंने बताया क्यों ऐसे साउथ अफ्रीका आर्गुमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि they argued that current operation should be seen in the context of Nabka in 1948, 75 years of apartheid rule, 56 years of occupation, 16 years of siege। इसके लिए तो इसमें लिखा हुआ है कि इजराइल कैसे बोले, इसको काउंटर किए। इट इज क्लेमिंग दैट ऑपरेशन गाजा वेर नॉट एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग इट्स पीपल बट टू प्रोटेक्ट देम, एंड दैट इज वाज द डायरेक्टेड सोली अगेंस्ट द हमास। तो ऑब्वियस बात है, जो वो बोलेंगे कि राइट टू सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, क्योंकि अटैक तो उन्होंने स्टार्ट किया अक्टूबर 7 को पहली बार। Israel also puts blame of casualty on the Hamas, claiming that it uses civilian as a human shield to maximize the harms of the civilian। तो ये अभी बात चल रहा है, एक्सपेक्टेड विद इन द वीक्स। जस्टिस विदाउट पावर, जब हम लोग बात करते हैं कि देयर शुड बी अ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, तो आईसीजे का भी रोल आता है कि आईसीजे इन्फोर्स नहीं कर सकते जुरिडिक्शन। 9 जज होते हैं, 9 साल बैठते हैं,
15 जज होते हैं, हाँ 15 जज होते हैं और 9 साल टर्म होता है इनका। सेपरेट साइमल्टेनियस इलेक्शन यूएनजी में, यूएनएससी में एडहॉक जज भी रहते हैं। इन्फोर्समेंट पावर इनके पास नहीं है, ऑल्दो द कोर्ट का जो डिसीजन और लीगली बाइंडिंग है, लेकिन दे कैन नॉट इन्फोर्स। कैसे इन्फोर्स करेंगे? मिलिट्री तो है नहीं यूएस यूएन के पास अभी तक में। यूएन के मिलिट्री इट डिपेंड्स ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ईच मेंबर ऑफ द यूएन। सबसे ज्यादा किनका है? चाइना, इंडिया, और बाकी सब कंट्रीज का। पहले भी ऐसा हुआ है कि जेनोसाइड कन्वेंशन वाज यूज्ड एंड फाइलेस एजुडिकेशन ऑन द मेरिट्स टू कवर। क्रोशिया सर्बिया, जब हम लोग बात करते हैं ये क्रोशिया सर्बिया लिखा हुआ है सब, ये है 1990s में बोस्टन क्राइसिस। जब जब हम लोग बात करते हैं नाम प्रिंसिपल का, तो नाम प्रिंसिपल यूगोस्लाविया का बात करते हैं। यूगोस्लाविया के टीटो थे जो बात करते थे नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट का। यूगोस्लाविया was including the country several ethnic groups country का in the Balkan region। जब सोवियत यूनियन टूटा 19 it collapsed in 1990s, उसके बाद से there was a crisis in Balkan region over the specific ethnic issues। तो वहां पर जेनोसाइड किया गया। सर्बियन, मोस्टली सर्बियन जो थे, मेजोरिटी ऑफ द ग्रुप सर्बियन थे, और बाकी जो छोटे कंट्रीज है क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना एक्सेट्रा, वो बोलते हैं कि सर्बियन पीपल, सर्बियन नेशनलिस्ट लोग ने उन पर जेनोसाइड किया। तो इसलिए क्रोशिया वर्सेस सर्बिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना वर्सेस सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो। तो अभी तक रेड्रेस नहीं हो पाया देखा जाए तो। फिर हुआ डीआरसी, युगांडा में भी हुआ, वहां भी रेड्रेस नहीं हो पाया। तो ओवरऑल देखा जाता है कि उनके पास पावर नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन, इन्फोर्समेंट ऑफ द डिसीजन। अब है कि आईसीजे का इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर इंटरनेशनल बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो इट इज अ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। एक तो कोर्ट होगा, क्रिमिनल कोर्ट भी होंगे अलॉन्ग साइड। परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी और डब्ल्यूटीओ। तो उनका जो रोल है वो एक तरह से एक दूसरे के अंदर में जाता है, एक तरह से इंटरफेरेंस होता है बाकी सब इंस्टीट्यूशन से। फॉर एग्जांपल पीसीए, फिर आईसीसी, इसको रोम स्टैट्यूट के अंदर बना हुआ आईसीसी अलग से, जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर से अलग से बना हुआ है। इंटरनेशनल लॉ ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ यूएन क्लॉज के अंदर में ये है, डब्ल्यूटीओ हो गया। तो हर का जो प्रोविजन है अलग अलग नीश एरिया है। तो आईसीजी भी ओवरऑल ओवरलैपिंग होता है उनका भी एक तरह से। तो देयर इज अ पोटेंशियल फ्रैगमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ वेयर जुडिशियल बॉडी कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर रूलिंग। तो एक प्रॉब्लम हो जाता है। पॉलिटिकल बायस का भी कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वेस्टर्न बायस और ईस्टर्न बायस। तो ये हो गया। तो आईसीजे पूछता है आप जब इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ोगे प्रीलिम्स में तो आ जाएगा। इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1945 अंडर द यूएन चार्टर, 15 जज 9 years टर्म। बस ये पता होना चाहिए। और शिख भैया कुछ एग्जांपल्स बता दो आईसीजी के, कौन कौन से केसेस थे? बोले तो इसमें कि बोस्टन क्राइसिस 1990 के समय में युगांडा में एड एमिन ने जब इंडिया, जेनोसाइड किया था। आईसीजे में इंडिया से इंपॉर्टेंट केस कुलभूषण यादव केस, आईसीजे से रिलेटेड केस होगा इंपॉर्टेंट हाल फिलहाल में। फिर दूसरा केस हो गया एक, जब इटालियन मरीन्स हैड किल्ड फिशरमैन, उसमें आईसीजे केस आया था इंडिया में, इंडियन फिशरमैन को जो उन्होंने मारा था, इटालियन मरीन्स। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीओके वाला इशू है वो भी आईसीजे में है। यूएनएससी गए थे उस समय, आईसीजे नहीं है उसमें। अब तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है क्योंकि 1972 में शिमला अकॉर्ड हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, अंडर विच all the issue pertaining to the matter of Jammu and Kashmir will be decided between India and Pakistan. No third party will be allowed. Directly in 1972 के बाद से। Changing environment caused demise of the largest primate. The extinction of the largest known primate, a giant ape of China, resulted from a struggle to adapt to environment changes. तो स्पीसीज था चाइना में बिटवीन 2 million and 330,000 years ago it became extinct। तो ये दिखाता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो कि कैसे इम्पैक्ट करता है डाइवर्सिटी को। और इसी साल पहली बार अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द ब्रीच
maybe there may be a breach of 1.5 degree centigrade of the surface temperature. तो इससे इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म. Cells from the fetus and mother communicate during the labor. तो ये प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड एटलस बनाया गया. प्रिसाइज मैप्स हाउ सेल्स फ्रॉम द fetus and mother communicate with each other during labor. Mother who went on the experience preterm pattern display some of the signal during the pregnancy. This signal may be applied to the help predict cases of preterm birth. Muscle energy depletion linked to long COVID, जिसमें fatigness, structure and functional damage to the muscle in people. It is example of the long COVID. Deranged immune response, causes of tiredness identified. Sufficient energy नहीं मिलता माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है इसको? एनर्जी हाउस ऑफ द सेल. Hotspot, biodiversity hotspot word है important in the environment. Biodiversity hotspot are considered those in which जहाँ पे more than 70% endemic species आएंगे. There is a threat of extinction of the species. Endemicity को promote करना चाहिए वहाँ पर. And third is anthropogenic emission के कारण there is a decrease in the biodiversity. तो हॉटस्पॉट इंडिया में 4 वेस्टर्न घाट हो गए, सुंडा लैंड हो गए, फिर हिमालयस हो गए, एंड सेकंड इज नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको बोला जाता है, वो पूरा आता है. With respect to the reducing the cost of the important drugs, National Essential Medicine List वैसा किया था. और फिर क्या स्टेप किया जा रहा है बाय द तमिलनाडु. In 1995, Tamil Nadu pioneered the centralized procurement distribution of drugs and medicine to governments hospital across the state. This helps in buying drugs at a far cheaper rate due to the sheer volume of the drug procured. जैसे बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एबल टू प्रोक्योर कोविड-19 वैक्सीन एट अबाउट 150 पर डोज. इसका मतलब बोलना चाह रहे हैं इसमें कि अगर सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट किया जाए तो देयर विल बी रिडक्शन ऑफ द प्राइसेस एंड द ड्रग्स विल बी अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल चीप रेट इन द जन औषधि. और उसके थ्रू आप सबको अफोर्डेबल रेट में पहुंचा सकते हो ड्रग्स. अगर प्राइवेट बॉडीज में रहेंगे तो उनका अपना कॉस्ट रहेगा, उतना अपना प्रॉफिट रहेगा, तो हो सकता है ड्रग का प्राइस बढ़ जाए. तो इसमें सेंट्रल ग्रिड का बात होता है. फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट एंटिटी नेशनल कैंसर ग्रिड हैव बीन एबल टू रेप्लिकेट द मॉडल एंड lowered the cost of the high value high volume cancer and supportive care medicine. तो हो सकता है कि हर एक स्पेसिफिक कैंसर ग्रिड है, वैसी हो सकते हैं सीवीडी ग्रिड या फिर टीबी ग्रिड एक्सेट्रा. तो उसके जो मेडिसिन का जो प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज होना चाहिए और फिर जाकर के आप बांट दो स्टेट्स में. द ड्रग्स ऑल्सो इंक्लूडेड बोथ नॉर्मल जेनरिक ड्रग्स एंड ऑल्सो द पेटेंटेड मेडिसिन फॉर द कैंसर से सबके लिए. कॉस्ट सेविंग भी किया गया उसमें. क्योंकि अगर देखा जाता है कि 3 एरिया में प्रॉब्लम होता है. पहली बात कि ऑल्दो द नेशनल एसेंशियल लिस्ट मेडिसिन के अंदर में ड्रग्स होते हैं that should be given at a very affordable rate, that should be available at every government hospital and जन औषधि, बट केसेस ऐसा होता है कि दे आर नॉट अवेलेबल इन एडुकेट अमाउंट, तो शॉर्टेजेस का इशू रहता है. सेकेंड वुड बी कि जो कैंसर और हार्ट और बाकी सीवीडी से रिलेटेड ड्रग्स है उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इससे कम हो सकता है. सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो प्रॉब्लम आता है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स होता है विदाउट द रेगुलेशन ऑफ द सेंटर, वो उसको कम कर सकता है. क्योंकि इसमें सेंटर प्रोक्योरमेंट होगा तो रेगुलेशन ज्यादा हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी प्रोटोकॉल. तो बोला गया कि अगर सेंटर पूल्ड प्रोक्योरमेंट किया गया विदाउट प्राइवेट सेक्टर और इवन प्राइवेट सेक्टर वाज इंक्लूडेड, देन एक ग्रिड के मैकेनिज्म से इंक्लूड किया गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई किया गया, तो 1320 करोड़ का फायदा हुआ. फायदा नहीं, सेव.
The center was the pool procurement of 40 drugs by 23 cancer centers resulted in saving of 1,300 crore rupees. तो उसको आप कहीं और यूज कर सकते हो, इन R&D, इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो ये सिर्फ सप्लाई चेन मैनेजमेंट चेंज ट्वीक करने से आपका चेंज हो जाता है ओवरऑल। तो इसको लिख सकते हो एग्जाम्पल। तो एक क्वेश्चन भी था प्रीलिम्स में पर्सपेक्टिव से कि जो कोल्ड एरियाज में एनिमल्स रहते हैं उनका एक मोटा स्किन होता है, फैट लेयर स्टोर होते हैं, और कैसे वो वार्म रहते हैं, छोटे साइज में रहते हैं ताकि उनका बॉडी हीट लॉस कम एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल एंड द ट्रॉपिकल जोन। तो इसमें लिखा हुआ है आर्टिक सील दे हैव अडेप्टेड टू कोप विद द फ्रॉस्टी इन्वायरमेंट। कैसे? इट जो सील के अंदर में जो स्ट्रक्चर रहते हैं, इट रिटेन द हीट एंड मॉइस्चर एज दे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड टू रिड्यूस द हीट एंड मॉइस्चर लॉस ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, ऐसा उनका एबिलिटी रहता है। इसमें एक ऐसा होता है कि बॉडी का जो सरफेस एरिया होता है, अगर वो लाइक वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है तो हीट लॉस जल्दी होता है। प्लस जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जैसे अगर हम देखते हैं ठंड में जो है फिंगर्स और जो नोज होता है, सबसे पहले वो ठंडा होता है क्योंकि ये एक्सट्रीमिटीज है। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर बॉडी की मॉडिफिकेशन भी होती है। पोलर बियर को देखें तो नोज वगैरह सब कितना छोटा होता है, एंड वहीं अगर हम ट्रॉपिकल रीजन्स में तो एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक लॉ का नाम भी होता है, फॉरगॉट द नेम रिगार्डिंग दिस। ये लिखा हुआ ना, maxilloturbinate. Most mammal and birds have complex bone structure called maxilloturbinate inside the nasal cavities that help to minimize this risk. कुछ लॉज होगा। एडीज लॉ होता है, ठीक एडीज लॉ, the surface area of an organism to its body mass. ठीक है फिर। कुर्दिश, जो कुर्दिश यहाँ पर से वैसे बलोची है, उनके पास अपना स्टेट नहीं है, कंट्री नहीं है। दे बिलोंग बोथ टू द ईरान एंड पाकिस्तान, ओवरलैप करते हैं उनके रीजन। बलोची, जो बलोची पीपल है, वैसे ही कुर्दिश पीपल दे लिव इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द ईरान, इराक, सीरिया। ईरान नहीं होंगे, इराक हो गए, सीरा हो गए, सीरिया एंड टर्की। इसलिए उनके पास अपना स्टेट नहीं है। तो कुर्दिश मिलिटेंट, टर्की बोलते हैं कि कुर्दिश मिलिटेंट है, यूएस और बाकी कंट्री बोलते हैं कुर्दिश फ्रीडम फाइटर है। तो कुर्दिस्तान इंपॉर्टेंट है, नॉन स्टेट, सबसे बड़े नॉन स्टेट पीपल है, एथनिक पीपल। तो ये मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिजुई, वो बोले वी में बी स्मॉल बट वोंट बी बुलिड, सेज मालदीव्स मिजुई फॉलोइंग द चाइना विजिट। His comment is not belonging to the particular one country. He's just stating that we are a very small country, but we cannot be bullied by another country. तो वो बोले कि चाइना है, इट इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड इट हैज आल्सो प्लेस्ड टू सपोर्ट फॉर द चाइनाज BRI रोड इनिशिएटिव। तो इंडिया का क्या स्टैंड रहा अभी तक? वेट एंड वॉच डिप्लोमेसी रहा है, देखते हैं कहाँ तक वो जाते हैं, उनके तहत फिर एक्शन लिया जाएगा, बोथ डिप्लोमेटिकली एंड ऑल्सो द हार्ड मेजर्स लॉन्ग टर्म में। सूडान गवर्नमेंट ने बात की, खार्तूम साउथ सूडान, उसके जो राइट साइड में कल याद भी किए मैप, इजिप्ट, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान, राइट साइड में इथोपिया हो गया, और ऐसे बोल सकते हैं एरिट्रिया एरिट्रिया एंड ऊपर, जिबूती। हाँ जिबूती ऊपर में, इथोपिया से ऊपर में। ठीक है, साउथ इंडिया लीड्स इन पेंशन एनरोलमेंट, PFRDA, statutory body with respect to the authority, it is a regulating authority for the pensions, PFRDA। नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू एरिया जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट में, उसमें साउथ इंडिया ज़्यादा क्यों है? फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा होगा उनका साउथ इंडिया में एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, और उनका फॉर्मुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ज़्यादा है देखा जाता है। तो इंडिया में एवरेज कितना है? सदर्न रीजन में 39% है, ऑल सिटीजन इट इज 29%, 29% है।
31% of the private sector enrollment so far financial year from the south. ठीक है. Pension asset to GDP ratio 16.5% with over 100% in UK, US and Australia. Developed countries में ज्यादा रहता है. Pension asset percentage of GDP ratio is 6.5% इंडिया में. इसका मीनिंग क्या हुआ मानसी? पेंशन एसेट टू परसेंटेज ऑफ जीडीपी. ओके, ये यही सिग्निफाई कर रहा है कि विद जीडीपी ग्रोथ या कितना पोर्शन ऑफ जीडीपी आपका पेंशन एसेट फॉर्म करता है, या जीडीपी इंक्रीज होने से कितना प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आपके पेंशन एसेट्स में हो रहा है. तो अगर ये वी आर सीइंग कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में 100% है, तो ये दिखा रहा है कि कितना इजी ट्रांसमिशन रेट है. बट इंडिया में वी फेस दी हर्डल्स. ठीक है. दो जगह जो इम्पोर्टेंट इसमें बात कर सकते हैं. फर्स्ट इज वेस्टर्न कंट्री हैव ए 3-tier रिटायरमेंट पेंशन स्कीम. वहाँ मैंडेटरी है. ईच एम्प्लॉय, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट हैव देयर ओन पेंशन प्लान. 3-tier गवर्नमेंट, हर जगह में अलग अलग पेंशन है. इंडिया में मैंडेटरी नहीं है तो लोग कम इंक्लूड करते हैं अपने आप को. सेकेंड इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट बचपन से नहीं पढ़ाया जाता है. लो फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिटरेसी है इंडिया के अंदर में. दूसरा कि विमेन का जो एक्सपोजर रेट है वो भी कम है. 20-21% है सिर्फ एनपीएस से. तो और विमेन का जो लॉन्ग टर्म वो होता है 67 होता है एवरेज जो एज है मेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और विमेन का 2-3 एज ज्यादा रहता है, मतलब 69-70 के आसपास रहता है. तो उनको ज्यादा जरूरत है पेंशन का. लेकिन 20-21% सिर्फ है उनका एनपीएस से एक्सपोजर. तो ये ले सकते हैं. India is a massive market opportunity for the Sri Lanka. Tourist sector 20% from its neighborhood India. तो ज़्यादा बढ़ना चाहिए. उसके लिए क्या किया जा रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टूतीकोरिन और कोलंबो कनेक्शन किया जा रहा है वाया द शिपिंग. एक और एक टूरिज्म सेक्टर में प्रमोट किया जा रहा है. एयर फेयर का बात होता है. उसके बाद फिर डिफरेंट एरियाज, फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट हेरिटेज का बात कर सकते हैं श्रीलंका से रिलेटेड. और क्या हो सकता है? नॉर्दर्न तमिलियन पॉपुलेशन के बारे में बात कर सकते हैं श्रीलंका से रिलेटेड. आर्टिकल 13 जो सिर्फ टूरिस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बात ऑफ करते थे. FPI, foreign portfolio investment, it is only for the hedging purposes, buying of the stock and selling of the stock. It is not talking about the stakeholding in this company. FDI stakeholding का बात करते हैं कंपनी के अंदर में. तो लार्जेस्ट लग्जमबर्ग हो गए. मॉरिशस पहले थे हाईएस्ट, अब लग्जमबर्ग. लग्जमबर्ग कहाँ पर है? आई थिंक इट इज इन फ्रांस और उसी के अराउंड रीजन, छोटे से कंट्री है बॉर्डर पे लग्जमबर्ग. सर्च करना एक बार. सात्विक चिराग. प्रॉमिस ऑफ द होम बिलेड. तमिलनाडु लॉन्च 3 वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट चेन्नई में 1977-1988. उसको सेल किया गया. रिसाइडिंग इन द स्लम्स, मंथली इंस्टॉलमेंट भी पे किया गया फॉर द ओनरशिप ऑफ द लैंड. लेकिन 85,000 फैमिलीज आर येट टू गेट अ सेल डीड. तो लैंड राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डिग्निटी ऑफ द स्लम डवेलपर. और जब प्रॉमिस भी किया गया, प्रोजेक्ट भी दिया गया, उनको बेचा भी गया, तभी उनको लैंड डीड, टाइटल डीड नहीं मिला. तो ये दिखाता है कि बेसिक जो फंडामेंटल, और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो राइट टू प्रॉपर्टी है इट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो फंडामेंटल राइट नहीं है. वो आर्टिकल 300A के अंदर में आता है. तो जुडिशरी अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को विद रिस्पेक्ट टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी. ये फंडामेंटल राइट है ही नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी. लेकिन उससे रिलेटेड बाकी राइट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी, उसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर में बोल सकते हैं ऐसा. 1988 में प्रोजेक्ट किया गया था विद वर्ल्ड बैंक. तमिलनाडु अर्बन हैबिटेट डेवलपमेंट
कोड। तो उनको डर है कि थ्रेट ऑफ एविक्शन, उनको निकाला जा सकता है, रिवर एक्सपेंशन किया जा रहा है या फिर कहीं पर भी प्रोजेक्ट बनेगा तो उनको निकाला जा सकता है विदाउट एनी क्लेम। तो उनको इंडिया में लेपर्ड, तीनों तरह के लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड नॉर्मल लेपर्ड, तीनों वल्नरेबल स्पीसीज है। टाइगर एंडेंजर्ड है। जूलॉजिकल पार्क ये होते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, जो हम लोग कल ही पढ़े थे। और उसके बाद एक और रिजर्व होता है कंजर्वेशन रिजर्व। तो वो इन सीटू हो गया, ये एक्स सीटू। We discuss why India have protested against the UK envoy visit to the POK, because UK's envoy stand on the POK, or it justified the claim of the Pakistan regarding the POK, इसलिए इंडिया ने प्रोटेस्ट किया। तो ये एक बोलते हैं, among the Sensex firm, 83% of sexual harassment cases from IT and banking sector in FY23। 83% ऑफ द हरासमेंट केस जो वर्क प्लेस हरासमेंट केस उससे रिलेटेड पॉस स्कीम हो गए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेसेस 2013 में आया था, अंडर विशाखा गाइडलाइन 1997 में आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वो गाइडलाइन के तहत पॉश आया था। और एक तरह से उसमें बात किया गया था अनोनिमस कंप्लेन कमेटी का, बात किया इंटरनल कमेटी। तो 83% ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट केस डेटा कह रहा है आईटी सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में। अब lack of awareness, incomplete company policies or challenges have failed to instance capture the online sexual harassment। अब इसमें सेक्सुअल हरासमेंट दो तरह से ऑनलाइन हो सकता है, एक और एक वर्क प्लेस में हो सकता है, ऑफलाइन या ग्राउंड पे। तो उसमें ऑनलाइन मतलब मेजर्स नहीं किया जाता है। सेकंड कि यही प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट अ वर्क प्लेस, ये एक्ट हो गया। टाटा स्टील मॉडिफाइड इज पोस्ट पॉलिसी टू टेक इनटू कंसीडर ऑफ ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग भी इंक्लूड किया गया। तो ये हम लोग लिख सकते हैं एथिक्स में भी और जीएस पेपर 1 में भी। इंटरनल कमिटी कंप्लेंट कमिटी एक कीवर्ड हो गया, वी शुड बी एस्टैब्लिश इन ईच कंपनी, ये कभी कभी नहीं फॉलो किया जाता है। एवरी कंपनी हैज टू डिस्क्लोज 5 थिंग, पहला है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट कितना रिसीव हुआ, कितना आप रिजॉल्व किए कमिटी के द्वारा। उसके बाद कंप्लेंट कितने कंप्लेंट 90 दिन के ऊपर रिजॉल्व हुआ, और ट्रेनिंग ऐसा किया गया फॉर द जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये सब के बारे में रिवील करना पड़ता है हर एक कंपनी को। शेयर ऑफ वुमेन एम्प्लॉय कितने हैं, और क्या लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जेंडर ऑडिटिंग का बात होता है या जेंडर सेंसिटिविटी का बात होता है कि लॉन्ग टर्म क्या कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इतने सारे कीवर्ड है, इसको लिख लो एक बार टॉक। तो ये बात की कि अ मैन वाज डाइड एज ही वाज डिनाइड एडमिशन टू 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट एंड